खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। उर्दू का एक मुहावरा है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ये बताने की जरूरत मुझे इसलिए पेश आई कि जब भी कसीरुल जहती कोई मामला होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई मामला होता है, सियासत का या तारीख का कोई मामला होता है, तो मेरे जहन में सबसे पहले फैसल वड़ाइद साहब आते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान में वाहिद उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अपना नाम अपनी क्रेडिबिलिटी पर और अपनी अनबायसनेस पे बनाया है। कोई शोशा नहीं है, कोई सनसनीखेजी नहीं है, और हमेशा तारीख के तनाजुर में हकाइक पर बात करते हैं। तो फैसल भाई का बेहद शुक्रिया कि आज उन्होंने हमें वक्त दिया। और आज हम बात करने की कोशिश करेंगे रशिया और यूक्रेन पे। आप फैसल भाई के ब्लॉग्स में देखते रहते हैं कि वॉर में क्या हो रहा है, रोजमर्रा मामलात में किस तरह के वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एयरफोर्स क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही, तमाम चीजें आज हम चाहेंगे कि इसे बुनियाद से समझ सकें, ताकि अगली बार खुदा न खास्ता कभी भी ऐसा हो तो हमें बुनियादें पता हों। फैसल भाई खैरियत से हैं आप? जी सर। ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये और मैं खूबसूरत दीवार पीछे आपने बनाई है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स, और आपके शोल्डर पर, अब मेरे मेरे जो, अगर मैं अपने हाथों से देखूं तो आपके राइट जी शोल्डर के ऊपर उसामा बिन लादेन है। और बस और कोई पिक्चर इतनी विजिबल नहीं है। जी, उसामा भाई की जो हेडलाइन है वो लिखी हुई है कि ही डाइड कवरिंग बिहाइंड हिज हाँ, ही इज नाउ कवरिंग बिहाइंड यू। वाइफ। और मैं बस नाज़रीन को ये बताता चलूं गो कि ये उसामा बिन लादेन इज ऑन योर बैकयार्ड। अल्लाह खैर करे भाई, क्यों हमला करवाएंगे अमेरिका का। खैर, और मैं बस नाज़रीन को ये बताता चलूं गो कि ये इनफॉर्मल बात है, लेकिन ये फैसल भाई की बड़ाई में नाज़रीन को कायल करेगी कि फैसल भाई के साथ कभी मेरा ऐसा मामला नहीं हुआ कि मैंने पहले मौजू बताऊं। हम पहले दिन डिसाइड कर लेते हैं, फिर फैसल भाई मुझसे पूछते हैं कि टॉपिक क्या है वो तो बता दो, और फिर मैं रिकॉर्ड का बटन दबा देता हूँ। तो ये इनके इल्म की गहराई है, और खुदा इनका साया हम पे सलामत रखे। ज़ाहिर है हम इनसे सीखते हैं। फैसल भाई शुरू करते हैं। फैसल भाई, ये क्या जी हो सर। रहा है दुनिया में? रशिया यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, ये दो वजूहात हैं इसकी। एक तो ये है कि दुनिया में कभी भी जो पहले कॉन्सेप्ट था ना, कि एक अमन का दौर होता है, एक जंग का दौर होता है, आमतौर पर लोग ये समझते हैं, जबकि एक्चुअली ये होता है कि ये दोनों चीजें कांस्टेंट साथ चल रही होती हैं। दुनिया में कोई भी दौर ना तो मुकम्मल अमन का होता है और ना जंग का होता है। लेकिन एक चीज जरूर होती है कि किसी वक्त बड़ी ताकतें, सबसे ज्यादा उनका उनकी प्रायोरिटी किसी जंग पर होती है, और जब उस जंग से थक जाती हैं, बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है, तो फिर आम तौर पर जो दुनिया की तारीख है वो 50 और 100 साल के बीच में, यानी जब दो दो नस्लें खत्म होने के करीब होती हैं या हो चुकी होती हैं, उसके बाद फिर एक ऐसी नस्ल जिसने जंग की तबाहकारियां नहीं देखी होती, वो फिर जंग की तरफ जाना शुरू करती है। और बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस जो उनके बड़ों ने किए होते हैं और जंग को टाला होता है, वो कहते हैं ये क्या कॉम्प्रोमाइज, इसकी क्या जरूरत है, ये फजूल सी बात, ये तो हमें नुकसान दे रही है। और वो उस विजडम को भूल चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हैंड उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया फिर जंग की तरफ जाने लगती है। एक तो वजह ये है जो ह्यूमन साइकिल है, और इसकी लॉजिकल जो रीजंस है वो मैंने आपको बता दी, कि जो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, नई से नई नस्ल उसको समझ नहीं रही होती। लेकिन अगर पर्टिकुलर हम इस बात को देखें कि ये यूक्रेन वाला इशू क्यों हो रहा है, तो देखिए दुनिया में अब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो तीन ममालिक के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अमेरिका का वर्ल्ड वाइड एक वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके मुकाबले में चाइना का एक अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसको वो कायम करना चाहता है अपने जोग्राफिया में, कि यार ये मेरा मेरा जोग्राफिया, इस पे तो मेरी चलनी चाहिए। इसी तरह एक रशिया का एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो उसका उसमें ईस्टर्न यूरोप आता है, फिर उसके इस तरफ उधर पैसिफिक ओशन का पूरा एरिया है, फिर उसके नीचे जो स्टान स्टेट्स हैं, कजाकिस्तान वगैरह, ये सारी वो नीचे, इवन बिल्कुल टर्की के थोड़ा ऊपर तक। तो वो सारा उसका उसका रीजन है। वो अपने रीजन में अपनी चुतराहट चाहते हैं, अपनी मोनोपोली चाहते हैं, लेकिन अमेरिका उनको ये करने नहीं देता। जब अमेरिका ये नहीं करने देता, तो अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहां पर चाइना और रशिया दोनों के लिए, खास तौर पे चाइना के लिए, ये नामुमकिन है कि वो मजीद तरक्की अगर करनी है तो वो इन बाउंड्रीज को पुश करें। तो अब ये एक ऐसे पॉइंट पर है जिसे हम कहते हैं कि इनएविटेबल है ये क्लैश। अब अगर किसी को लग रहा है कि ये क्लैश यहाँ पर रुकेगा, ये नहीं, यहाँ नहीं रुकेगा, अभी ये बहुत आगे जाएगा। और होप, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे, नॉट वर्ल्ड वॉर, लेकिन वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इमर्जिंग रीजनल ऑर्डर्स के साथ टकरा रहा है।
फैसल भाई, अगर हम इस पे स्पेसिफिक बात कर सकें कि रशिया ने, जो भी आपने हमें उसूली सब तौर पर समझाया, कभी कम से कम अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमला होने वाला है, हमला होने वाला है, सबको पता हो और फिर हमला हो जाए। तो अगर आप रशिया के हवाले से हमें समझा सकें कि क्या हुआ, क्यों हमला किया, इसके ऑन ग्राउंड रीजंस क्या थे? अच्छा, इसके देखें ऑन ग्राउंड रीजंस तो बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं कि जो रशिया है ना, रशिया की बाउंड्रीज जो इस वक्त उसके एस्टोनिया के मगरब में, उसके लिथुआनिया के मगरब में, नीचे पोलैंड, और उसके नीचे आप आते जाएं तो नीचे बुल्गारिया से भी नीचे जो है वहां तक, जो टर्की तक, जॉर्जिया तक आपको नजर आता है नीचे कि इसका ये बॉर्डर है। लेकिन बेसिकली उसका एथनिक बॉर्डर यहाँ खत्म नहीं होता। यूरोप में पोलैंड के एंड तक, जर्मनी के बॉर्डर तक जो है, जितने भी आपको ममालिक नजर आएंगे, इन सब में एथनिक रशियंस फैले हुए, जो कि हिस्टोरिकली रशियंस हैं। उनकी एथनिसिटी, जैसे जो मुल्क सदियों और हजारों साल पुरानी कौमें हैं, उसमें कौमियत बड़ी स्ट्रांग है। पाकिस्तान में रहते हुए आप यूं महसूस कर सकते हैं जैसे सिंधी अपनी कौमियत पर फख्र करते हैं, ठीक है, पश्तून करते हैं, पंजाबी, चूंकि पाकिस्तान की तकसीम के वक्त डिवाइड हो गए, तो यहाँ में वो इतनी चीज फील नहीं होती जितना सिंध में और उधर KPK में जाके फील होती है कि वो अपनी कौमियत पर कितना फख्र करते हैं। इसी तरह का फख्र रशियंस को भी है। तो रशियन एथनिसिटी जहां तक फैली हुई है, प्यूटन ये समझते हैं कि ये मेरा रीजन है, ये मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये मेरे अंडर आना चाहिए। और अब उन्होंने मिलिटरली इसको अपने अंडर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो नेटो स्टेट्स जो हैं, वो बढ़ती जाएंगी और आखिरकार मेरे बॉर्डर के ऊपर आके मिसाइल और सारी चीजें फिट हो जाएंगी। तो मेरा बॉर्डर जो उसके ख्याल में पोलैंड के पीछे तक है, वहां तक यूक्रेन के पीछे तक है, यूक्रेन के मगरिब तक है, तो वो उसका ख्याल है कि ये मुझसे छिन जाएगा, क्योंकि अगर मैंने अपने अपने बफर जोन की हिफाजत ना की तो ये मेरा पास जो अपना मॉस्को वाला पूरा रीजन है, ये भी मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और बात भी है कि प्यूटन चूंकि 22 साल से इक़्तिदार में है, 99 में उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए वो गए थे और उसके बाद फिर वो मुंतखब हो गए। आपको पता है कि चिचिनिया में इन्होंने वो पूरा ड्रामा हुआ था जिसमें इन्होंने उन पर इल्जाम लगाया कि बॉम्बिंग हो रही है उधर पूरे मॉस्को में, रशिया में, तो वो चिचन्स कर रहे हैं। तो 22 साल के इक़्तिदार के बीच में अब इनके पास एक ऐसा पॉइंट, हर हुक्मरान की तरह एक ऐसा आता है जब उसके पास कोई और रीजन रह नहीं जाती इक़्तिदार में रहने के, सिवाय हुब्बुल वतनी के, सिवाय अपनी एक्सट्रीम नेशनलिज्म के। तो अब वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म आपको आपको पता है कि वो फिर जंग को जनरेट करती है, जंग को जन्म देती है, क्योंकि जब आप एक्सट्रीम नेशनलिज्म पर लेकर जाते हैं अपनी कौम को, तो फिर उसका आपने दिफा भी करना होता है। उस दिफा को करने के लिए फिर अब आप अपनी कौम को दिखाते हैं कि देखिए मैं वो वाहिद लीडर हूँ जो हमारी नेशनलिज्म का दिफा कर सकता है। इसको फैशिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म अच्छी चीज है, लेकिन जब ये जैसे जैसे एक्सट्रीम पर जाती है, फैशिज्म बन जाती है। तो प्यूटन के पास अब 22 साल के बाद कोई रीजन नहीं है मजीद पावर में रहने का। ये मुमकिन ही नहीं कि 22 साल कोई शख्स इक़्तिदार में रहे और लोग उससे स्टिल उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले दिन। तो प्यूटन की के पास चेंज, तो वो आपको पता है इक़्तिदार छोड़ना ही नहीं चाहता। ओलिगार्क्स के उसके पास इतने बड़े बड़े अकाउंट्स हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अकाउंट्स हैं। अभी मालदीव अगर कोई जा सकता है तो जाके देखे, उसके चारों तरफ कैसे दुनिया की महंगी तरीन यॉट्स इस तरह खड़ी हुई हैं कि इतनी कश्तियां भी शायद आपको कराची में या किसी मसरूफ जगह पर मछेरों की नजर ना आए जितनी वहां पर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यॉक्स खड़ी हैं। ये सब रशियन ओलिगार्क्स हैं, क्योंकि दुनिया में उनको कब उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है कि तुमने ये दौलत हथियाई है। तो इन्होंने उसको भी बचाना है। तो जब इक़्तिदार बचाने का वक्त आता है, तो जो हुक्मरानों के पास जब कहने के लिए करने के लिए कुछ ऐसा नहीं होता, ना इतनी ग्रेस होती है कि वो छोड़ दें, या फिर छोड़ने के बाद उनको नतायज का खौफ होता है कि ये मेरे ऊपर आएंगे, तो वो फिर एक्सट्रीम नेशनलिज्म पर जाते हैं, कुछ मुल्कों में मजहब पर जाते हैं। तो वो प्यूटन की जाती लड़ाई भी है, क्योंकि अगर जाती ना हो, अगर उसकी जाती लड़ाई ये ना हो, तो शायद वो इस एक्सट्रीम पर ना जाए, क्योंकि वो जंग हार रहा है। फैसल भाई, आपने इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि रशिया या प्यूटन साहब उस तरह बाउंड्रीज को एक्नॉलेज नहीं करते। तो ये जो तमाम कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट का, ये फिर कहीं दफन नहीं हो जाता उनके इस आइडिया से? कैसे? मैं आपकी बात नहीं समझा। मैं अर्ज करता हूँ, जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ रशिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को रशिया नहीं समझते, जहां जहां रशियन निजात है, वो ये समझते हैं कि वो तमाम ही हमारी बाउंड्रीज हैं। तो फिर जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि एक ज्योग्राफी में रहने वाले उधर के लोग हैं,
तो फिर ये उससे डायरेक्टली ये मतलब लड़ नहीं रहे उस पूरे कॉन्सेप्ट से जिस पे दुनिया देखिए ना, खड़ी है। ये जो आपने बात की ना, नेशन स्टेट और बाउंड्रीज का तकद्दुस, यही तो वर्ल्ड ऑर्डर है इस वक्त जो अमेरिका का है। जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिसको हम नॉर्म समझते हैं, जिन असूलों पर हम बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के असूलों के समेत वर्ल्ड वाइड हम बात करते हैं, बेसिकली यही तो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है जो अमेरिका की चुदराहट के नीचे, अमेरिका के सुपर पावर के नीचे कायम है। इसी को तो चैलेंज कर रहे हैं वो, कि वो एथनिसिटी अपनी, आप प्यूटन के इनसाइड द माइंड देखें जो उन्होंने तकरीर भी की इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर हमले से पहले, वो पूरी तकरीर उस माइंडसेट को जाहिर करती है कि वो इन बाउंड्रीज को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ज़ारे रूस के जमाने से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले से, निकोलस सेकंड जो उनका लास्ट बादशाह था, लास्ट जार था, उसके दौर से अब उसके बाद यूएसएसआर के जमाने तक, वो कहते हैं हम तो इतने फैले हुए थे, ये तो हमारी एथनिसिटी तो बहुत आगे तक है। आप देखें रशियंस जो हैं वो वाकई इस तरह तो पूरे यूरोप में हैं, नीचे सैटर्न स्टेट तक आपको रशियंस मिलेंगे, टर्की के बॉर्डर तक आपको रशियंस मिलेंगे एथनिसिटी। वो अपनी, इवन किचन्स में आपको 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 आप, आप, आपको वहां बेशुमार अनगिनत रशियन मिलेंगे। वो इसी एथनिसिटी को अपनी अपना मुल्क समझते हैं, कि जहां जहां भी हम हैं वहां वहां तक हमारी सरहद है। और यूक्रेन और इस तरह के मुल्कों को तो अपना हिस्सा समझते हैं, उनको एक दिन के लिए भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया। अगर अमेरिका इस वर्ल्ड ऑर्डर को के पास, अमेरिका के पास इतनी पावर ना हो कि वो इस वर्ल्ड ऑर्डर को सस्टेन कर सके, इसको लागू रख सके, तो अब यकीन कीजिए ये चाइना, रशिया, इर्द गिर्द के जिन जिन मुल्कों को हड़प कर सकते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। और क्योंकि आपने ये तो ये बात, नेशन जी स्टेट की प्लीज जो प्लीज। आपने बात की, नेशन स्टेट की जो आपने बात की ना, ये वही इसी वर्ल्ड ऑर्डर को तो चैलेंज कर रहे हैं वो, कि यार ये तो हम डिसाइड करेंगे ना कि हमारे रीजन में इन्फ्लुएंस हमारा होना चाहिए, कि हम इसको कहां तक लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि 1823 में जेम्स मनरो ने, मनरो जी। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मनरो मनरो डॉक्ट्राइन दी थी कि हमारा जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, यहाँ अब हमारे अलावा कोई नहीं आएगा, कोई यूरोपीय ताकत आएगी तो हम उससे जंग करेंगे। तो ये दोनों मुल्क यही करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। असल में क्योंकि आपने एथनिसिटी की बात की और पुराने आबा और अजदाद की बात की, तो मैं कहीं पढ़ रहा था, इस पर अगर आप मुख्तसरन कमेंट करना चाहें, कि रशिया की रूट्स भी रशिया से और मॉस्को से उतनी जुड़ी हुई नहीं है जितनी यूक्रेन से जुड़ी हुई है। हाँ, अब देखे ना, ये रशियंस बेसिकली हैं कौन? ये प्यूटन जिस इलाके का है, जहां से ये आया है, सेंट सेंट पीटर्सबर्ग का, जी। बेसिकली तो यहाँ से ये रशियंस ने आके पूरा ये जो जंगल और ये बर्फजार को आके फतह करना शुरू किया। और यहाँ पीटर द ग्रेट, और उसके बाद ये सारा वो वहां से ये सारा ओरिजिनेट हुआ। लेकिन जिस जिस रीजन की आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ यूक्रेन का ईस्टर्न रीजन है, जी। डॉनबास वगैरह का जो है इलाका, जिसमें अब इन्होंने आके अपनी जंग शुरू की है, ये वो वाला वाला इलाका है। पूरा पूरा यूक्रेन इस तरह नहीं है। वैसे अगर आप इस तरह से बात बात करें, तो आपको पता है कि दुनिया में कोई शख्स भी किसी का ओरिजिन नहीं है, हर कोई कहीं से आया है, और आखिर में हम सब जाके अफ्रीका में जमा होते हैं। तो ये जब बात आती है कि कौन कहाँ से है, ये तो बेसिकली हिस्टोरिकली हमारा था। आपको पता है पाकिस्तान में भी ये बहस बहुत चलती है। काबुल वाले कहते हैं जी पेशावर तक हमारे हमारी हमारी सरहद थी, बल्कि लाहौर भी हमारे अंडर था। तो भाई औरंगजेब के आखिरी दौर में काबुल तक फिर इनकी हुकूमत थी, दिल्ली की हुकूमत थी। तो ये ऐसे ही बस आप हिस्ट्री का एक पीस उठाते हैं और कहते हैं कि यार देखें इस दौर में हमारी यहाँ तक हुकूमत थी, लिहाजा ये हमारा है। दूसरा हिस्ट्री का एक और पीस उठा लेता है कि ये देखें इस दौर में हमारी यहाँ तक हुकूमत थी। तो ये इस तरह से चलता रहता है। मतलब कि अगर आप इस पे आखिरी कमेंट करें फिर हम आगे वॉर की तरफ चलते हैं। मैं डॉक्टर आयशा जलाल का इंटरव्यू कर रहा था और उससे हमने स्पेसिफिकली बात की थी क्या कि जब चाइना और रशिया एक तरह नेशन स्टेट के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो क्या अब हमें नियर फ्यूचर में नजर आएगा कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता मरता जाएगा और दुनिया के खदोखाल तब्दील होंगे। देखें, अब मुझे लगता है कि दुनिया में एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाएंगे, और उस वक्त जिस जिस रीजन में जो जो जिस जिस का ऑर्डर होगा, वो उस कॉन्सेप्ट को चेंज करेगा। अमेरिका देखें, अमेरिका बाज़ औक़ात अपनी ताकत, अपने जुल्म के बावजूद भी कुछ बाज़ औक़ात, हमेशा की नहीं मैं बात कर रहा, कुछ कमजोर आवाजों का सहारा बन जाता है। मसलन अगर कोई टेरेंट रजीम है, बहुत सख्त रजीम है, तो ये उसको सहारा दे देते हैं। किसी बंदे को उसके खिलाफ कोई
कोई बोल रहा है उसको पनाह दे देंगे, उसके लिए बात कर लेंगे, कहीं ना कहीं इंसानी हकूक की आवाज उठा लेंगे। वो कि फ़लस्तीन और कश्मीर जैसी जगहों पर जहां उनके इंटरेस्ट नहीं होते वो नहीं उठाते, लेकिन उनके मुल्क में ऐसी तंजीमें और उनकी अपोजिशन उनको टाइट रखने के लिए अपनी गवर्नमेंट को अपने आइन और कानून के मुताबिक इस तरह की आवाजें उठाती रहती है। तो कहीं ना कहीं आपको स्पेस थोड़ी बहुत मिल जाती है अगर आपके साथ इंटरनेशनली किसी बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ ज्यादती हो रही हो। लेकिन चाइना और रशिया में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रशिया तो खुद गर्जी की इंतहा तक देखे ना, वो लंदन और न्यूयॉर्क और हर जगह जाके केमिकल वेपन्स तक के अटैक करता है और उन लोगों को खत्म कर देता है जो उसके खिलाफ बोल रहे होते हैं। चाइना भी आप देखें कि उसने फाइटिंग विद एक कंटिन्यूस फाइटिंग उसने स्टार्ट की हुई है, जिसको कहता है उसका नाम है क्या, कंपीटिंग विदाउट फाइटिंग। वो उस पे है, लेकिन उनकी खुफिया एजेंसी जो है वो तो सब कुछ करती है। और किसी भी हद तक वो जाते हैं किसी मुल्क के अंदर, हुक्मरान या बादशाह जो भी है वो क्या कर रहा है उस बात से उन्हें कोई गर्ज नहीं होती, कभी उससे एजेंडे पर नहीं आते। वो सिर्फ अपनी मर्जी की बात करते हैं। यानी किसी मुल्क के अंदर किसी नेशन के साथ इस वक्त आप नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं वो है बाउंड्रीज वाली नेशन स्टेट। यानी पाकिस्तान की बाउंड्री यहाँ तक है, ये एक नेशन है। उसके बाद अफगानिस्तान की बाउंड्री यूनाइटेड नेशन में है, ये यहाँ तक। तो ये तो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको कि अगर आप चाइना और रशिया अपनी रीजन में अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में ऑल इन ऑल हो जाएंगे, जो कि मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि ये होगा अभी नियर फ्यूचर से थोड़ा सा आगे जाके, ये किसी न किसी हद तक होगा। अमेरिका बहुत ज्यादा देर इसको रेजिस्ट नहीं कर सकेगा। तो ये नेशन स्टेट का जो है ना तस्वुर, ये आपको काफी चेंज होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आयशा जलाल ने ठीक कहा है। एक्चुअली बस मैं दोबारा सिर्फ रिपीट करता हूँ कि व्यूअर्स के लिए, कि अगर मैं ये समझ सकूं, अगर आप इसकी पिक्चर ड्रॉ कर सकें कि रशिया अपने आप को बचाना चाहता है नेटो से और सब, तो यूक्रेन में एग्जैक्टली क्या हो रहा था कि रशिया को जरूरत पड़ी कि अब हमला कर देना चाहिए? अच्छा, वो देखें रशिया में क्या हुआ, तो यूक्रेन में क्या हुआ। यूक्रेन में ये हुआ है कि जो पाकिस्तान में हुआ है कि एक नयापन आया है, एक यंग एनर्जेटिक लीडर उनका ज़ेलेंस्की आया है, जो कि आया ही इस नारे के साथ है कि मैं अपनी कौम को आज़ादी दिलाऊं, आज़ादी दिलाऊं। आज़ादी कहने को बड़ा अट्रैक्टिव वर्ड है ना, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ की कीमत होती है फिर। तो वो आज़ादी क्या थी, वो यही थी कि हम जो है रशिया के अंडर मुसलसल रहते आ रहे हैं और ये हमें हमें गवर्न करता है। हमें हमारी पॉलिसीज को, हमारी इकोनॉमी को, हर चीज़ पर ये हावी है। हमने किस मुल्क से क्या क्या ताल्लुकात करने हैं, किस मुल्क के करीब जाना है नहीं जाना, ये हम पे हावी है। तो हम एक एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जो कि अपनी मर्जी से हम अपने अपने फैसले करेंगे। अब वो नारा उसका सेल हो गया। नारा उसका सेल हुआ तो वो उस नारे के मुताबिक ओवरवेलमिंग उसको उसको मेजोरिटी मिली, बेशुमार बेपनाह उसको सपोर्ट मिली अपने अपने पूरे मुल्क में। जिससे कि प्यूटन ने ये देखा कि अगर ऊपर से एस्टोनिया से नीचे तक तमाम मुल्क जो है उसके नेटो के पास जा रहे हैं, तो इसने तो नारा भी लगा दिया मैं नेटो के पास जाऊंगा। तो अब ये भी नेटो के पास चला जाएगा, तो मेरे बॉर्डर पर तो सिवाय बेलारूस के कोई भी नहीं रह गया जो कि नेटो का इत्यादि ना हो। तो अब ये पूरा यूरोप अगर अमेरिका और नाटो के साथ मिल गया है, तो इसका मतलब है मेरी नेशनलिटी, मेरी एथनिसिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। एस्टोनिया में ये जो जो मुसलसल साइबर अटैक्स करते हैं, वहां की बड़ी एक मजेदार स्टोरी आपको जी पता होगी कि वहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रशियंस के मुजस्मे लगे हुए हैं, जी जिस जो उन्होंने के बहुत जो कि एथनिकली रशियंस थे और उन्होंने जंग जीतने में हिटलर के खिलाफ बड़ी बड़ी उन्होंने बहादुरी दिखाई। तो एस्टोनिया में उनके मुजस्मे जो है ना गिराने शुरू कर दिए गए कि हम क्यों जनाब, हम तो रशियन नहीं है। हालांकि एस्टोनिया में हैं रशियंस। तो इस तरह की जो है ना रशिया जिस वो तो अपना बॉर्डर बहुत आगे तक देखता है। इस वो जहां तक बॉर्डर देखता है वहां तक जो जो मुल्क भी ये टेंडेंसी शो करता है कि मैं नेटो की तरफ जा रहा हूँ, अमेरिका की तरफ जा रहा हूँ, तो प्यूटन और रशिया उसको कबूल करने के लिए फिलहाल तो कोई तैयार नहीं है। अच्छा, इसके मुकाबले में जो जो थ्योरी पेश की जाती है कि वहां के मुल्क के साथ आप अच्छे ताल्लुकात रखें जैसे कि चाइना रखता है, और वहां की आवाम को फैसला करने दें और लोगों का मेल मिलाप आप रखें, तो आप अपने 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 ताल्लुकात पीपल टू पीपल स्ट्रॉन्ग रखें, कोई मुल्क आपका दुश्मन नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि लोग जो है रेनी डेज के लिए तैयारी करते हैं। जो जो सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन होती है वो ये होती है कि आपने बुरे वक्त के लिए पूरी तैयारी करनी है। जैसे आपको पता है कि अमेरिका और कनाडा कितने दोस्त हैं,
लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ, खास तौर पे अमेरिका ने ये पूरी प्लानिंग की हुई है, उसके पेपर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग है, उनकी फौज को मुकम्मल इस चीज की ट्रेनिंग है कि अगर किसी वक्त हमने अचानक कनाडा और बरतानिया पे कब्जा करना हो तो कैसे करना है। हालांकि कोई इम्कान नहीं है। अमेरिका में दुनिया की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसकी है, बरतानिया की है। मतलब शायद बरतानिया कोई मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट एक साल में नहीं करता। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर है, इवन नियर नियर ट्रिलियन डॉलर है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है। सो व्हाट, लेकिन उन्होंने इसकी तैयारी की है। तो बात ये है कि ये जो सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन होती है वो इस चीज को देखकर तैयार की जाती है कि अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ या अगर वर्स्ट डेज आए तो मैं क्या करूंगा। तो रशिया इस डॉक्ट्राइन को नहीं मानता कि मैं ताल्लुकात ठीक रखूं, बाकी उस मेरे हमसाया वाले हैं जो मर्जी करते रहे, मेरे 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 ताल्लुकात ठीक रहेंगे। तो ये एक इनएविटेबल, एक एक ऐसी लड़ाई है जो होनी होनी है। और अभी मैं आपको आपको अब दोबारा बता रहा हूँ कि ये आगे बहुत बढ़ेगी, और सिर्फ यहाँ से नहीं होगी, अभी ये चाइना से भी होगी। क्योंकि अब दोनों मुल्कों के साथ, खास तौर पे चाइना के साथ हो ये गया है कि अगर वो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ाता तो वो मजीद तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह रशिया के साथ ये मसला हो गया कि अब अगर वो ताकत नहीं पकड़ता तो रीजन में न सिर्फ दुनिया में अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर चलता रहेगा, बल्कि रीजन में चाइना उसके ऊपर ओवर हो जाएगा। चाइना इतना ताकतवर हो जाएगा कि मतलब रशिया को भी उसका रीजनल ऑर्डर मारना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी बात है जो कि अभी बहुत कम की जा रही है, लेकिन ये हकीकत है, रशिया को इस बात का पता है। रशिया के पास सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो एज है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी का है कि वो कुछ ज्यादा अच्छे तैयारे इस तरह के तैयार करता है जो चाइना नहीं तैयार करता। बाकी चीजों में तो चाइना उसे बहुत ही आ गया, बहुत ही आ गया। $3.7 ट्रिलियन के तो सिर्फ उसके रिजर्व हैं, जो कि रशिया के तो कुछ भी नहीं है। रशिया के तो सब कुछ जो था भी वो भी कन्फिस्केट हो गया, छीन लिया गया। असल में जेलेंस्की में इतनी डेप्थ है इंटेलेक्चुअल की, जिस तरह उन्होंने ये नारा लगाया, या फिर खाली पूरी नारा ही था और उसके बाद आगे कुछ कर नहीं सके? मेरा ख्याल है नारा ही था। ये कुछ बातें करना बहुत आसान होता है, लोगों को नारे बेचना बहुत आसान होता है। वो कहते हैं ना कि क्या है फ्रीडम, एक एक स्टेट ऑफ माइंड होती है बस। तो बात यह है कि आप लोगों को क्या ख्वाब दिखा कर लाए हैं। हमारे सामने दो तीन मिसालें हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है, सॉरी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, ठीक है। साउथ कोरिया जो है किस कदर तरक्की याफ्ता मुल्क है, किस कदर तरक्की याफ्ता है, लेकिन अगर वहां कोई लीडर आके ये नारा लगाना चाहे, कोई कोई भी करिज्मेटिक लीडर, तो बड़े आराम से ये नारा लगा सकता है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। क्या हुआ, हमारे पास पैसे हैं, अमेरिका के हम गुलाम हैं, तो लगा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका उस पर हावी होता है। ठीक है। इसी तरह अगर नॉर्थ कोरिया में, तो वैसे तो किसी को इजाजत ही नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई ये नारा लगाना चाहे कि यार हमें तो एक इकोनॉमिक, हमें हमें तरक्की चाहिए, हमें कामयाब होना है, हमने अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, आज़ादी तो यही है ना कि हम अपने लोगों को अच्छी लाइफ दे सकें। अगर वहां ये नारा लगाए तो वहां ये नारा बिक सकता है। एक्चुअली ये आपके लीडर ने डिसाइड करना है, जो लोग आपको लीड कर रहे हैं, जो कौम है, वो जिसकी बात सुनती है या जो अपनी बात सुनाने में कामयाब हो जाता है, वो किस चीज पे उनको उनको कन्विंस कर लेता है। तो ज़ेलेंस्की ने जिस बात पे कन्विंस किया, उसके अब आप नताइज भुगतेंगे। बहुत बड़ी ताकत के सामने अगर आप आके ये नारा नारा लगाएंगे कि मैं तुम्हें हरा के आजादी हासिल करूंगा, तो बस फिर आपने मुकाबले का उसको चैलेंज किया है ना। तो अब आप अंडरटेकर को अगर चैलेंज करेंगे तो फिर उसकी पूरी ताकत आपके सामने आएगी। तो मुझे यूं लगता है कि ज़ेलेंस्की जो है वो वाइज नहीं था, ठीक तो था, वाइज नहीं था। जिस तरीके से उसने नारा लगाया, जिस तरीके से वो उसने फिर वो सारी चीजों को लेके वो चला है। अभी भी देखिए पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका उसके साथ अगर ना खड़ा हो, तो वो ये वाली सारी लड़ाई रशिया से तो एक एक हफ्ता नहीं कर सकता वो लड़ाई। गो के रशिया ने बहुत गलतियां की हैं, उन्होंने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिस किया, दोनों दफा मिस किया, डोनबास में भी और कीव में भी। लेकिन यूक्रेन की आर्मी उसके साथ नहीं मुकाबला कर सकती थी अगर पूरी दुनिया उसको इतने वेपन्स ना देती। और मेरा नहीं ख्याल पिछले ऑलमोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक 70 सालों में आपने, मुझे नहीं याद, किसी 70-80 साल में मुझे नहीं याद कि किसी मुल्क ने किसी मुल्क का इस तरह से साथ दिया हो जैसे अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन का साथ दिया। रशिया को उन्होंने बाकायदा बैंड बजा दिया है, और रशिया के ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि मेरे ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, कि मेरे एक आम बिजनेसमैन जो है उनके ऊपर पूरी दुनिया में पाबंदियां लग जाएंगी, हर चीज मेरी जो है वो जहां जहां भी है सीज कर दी जाएगी। मतलब
ये हॉरिबल हुआ है उसके साथ। अगर इतनी मदद ना होती यूक्रेन के पास, तो यूक्रेन रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो वो यू आर राइट, ज़ेलेंस्की बहुत वाइज पर्सन नहीं थे, पॉपुलिस्ट थे, जैसे कि आजकल आप दुनिया में देख रहे हैं पॉपुलिस्ट ही आ रहे हैं बड़ी देर से, पिछले आज 6-7 साल से हर मुल्क में, बड़े मुल्क में जहां आबादी बहुत ज्यादा है और यंगस्टर बहुत ज्यादा है, वहां पॉपुलिस्ट लोग ही आ रहे हैं। तो वो वाइजली अपने मुल्क को खुशहाली देने के बजाय, हालांकि ऑलरेडी गरीब मुल्क है वो, और उसको आगे लेकर जाने के बजाय उन्होंने एक ऐसा नारा उन्होंने लगाया जो जिस पर वो अकेले अमल दरामद नहीं कर सकते थे। मुझे आप एक बात बताएं, यूक्रेन रशिया के इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए अब जो कर रहा है, क्या वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं है? क्या वो अभी नाटो के इन्फ्लुएंस में नहीं है? जितनी मदद लेके उसने रशिया को हराया है या उसको रोका है, क्या अब ये उनकी सही को टाल सकेंगे? असल में हमने बिटवीन द लाइन्स पाकिस्तान के लिए भी काफी कुछ कह दिया है, शायद आपका वो मंशा नहीं था, लेकिन काफी सारी चीजें, जैसे आपने पॉपुलिस्ट लीडर की बात की, अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकलने की हाँ, बात की, रशियन चाइनीज इन्फ्लुएंस में जाने की बात की। ये तो असूली बातें हैं ना। हाँ। देखिए, हम मेरा तो तरीका ही ये है, मैं नाम लेके पाकिस्तान में और इंडिया में ये मसला हो गया कि आप वाइज बात भी अगर करेंगे तो आपको किसी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसका लेकिन आप चाहते तो यही है ना कि लोगों तक सही बात उनको बताई जाए, उनको समझाई जाए कि यार ये गलत कर रहे हैं, ये सही है, ये गलत है। उसका फिर बेस्ट वे, हम्बल वे यही है कि असूली बात बता दी जाए, उसके बाद लोग अपना फैसला खुद कर मतलब बस इस हिस्से के आखिरी मुझे दो सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर अगले हिस्से में हम इकोनॉमी पे बात करेंगे और दुनिया किस तरफ जा रही है। आपने ये बात की कि जैसे हम अगर दुनिया में देखें तो प्यूटिन को समझा जाता है कि 22 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं, बड़ा दिमाग है, उन्होंने अपनी कौम को मुत्तहिद भी रखा है एक तरह। उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज भी मिस किया जैसे आपने कहा, और उन्होंने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया कि इस वॉर के उन्हें क्या क्या मसाइल होंगे इकोनॉमिकली। तो ये उनसे इतनी बड़ी गलती, वो भी 2 बार, कैसे हो गई? होती है गलतियां, इसमें कौन सी ऐसी बात है? गलतियां बड़े बड़े लीडर ही गलतियां करते हैं। और गलतियां पता है क्यों करते हैं? इसकी बड़ी एक मजेदार वजह है। वजह ये है कि लीडर्स ही वो ही बड़े बड़े फैसले भी करते हैं जिसको कि सारे रोक रहे होते हैं कि ना कीजिए, लेकिन वही बड़ा फैसला करके वो कामयाब भी होते हैं। तो लीडर्स की जिंदगी में ये बात इसीलिए है कि वो बहुत बड़े फैसले करके बहुत बड़ी कामयाबियां भी समेटते हैं, और फिर बहुत बड़े फैसले करते हैं और बाज़ औक़ात बुरी तरह नाकाम भी होते हैं। यही तो फर्क है एक आम आदमी में के और एक लीडर में, कि वो जरूरी नहीं उसका हर फैसला ठीक हो, लेकिन उसका फैसला आपसे और मुझसे बहुत मुख्तलिफ होता है और बहुत बड़ा होता है। तो प्यूटन एक लीडर है, इसमें कोई शक नहीं, उसने अपनी कौम को तरक्की दी है, खुशहाली दी है 10 साल तक। लेकिन आप अगर ग्राफ देखें, मैंने अपने वीलॉग में उनका ग्राफ शो किया है कि किस तरीके से जैसे ही उसने जंगें शुरू की हैं, वो एक डाउनफॉल आया है, और उसके बाद जो अभी उसके उसमें थोड़ी सी तरक्की भी हुई है, वो अगर आप उसके 10 साल पहले का रिकॉर्ड देखें तो उससे तो आधे से भी बहुत नीचे है। तो ये गलती उससे हुई है, और ये तमाम बड़े बड़े लीडर्स दुनिया में कभी ना कभी गलतियां करते हैं। मैं आपको तीन तीन गलतियां जी। आपको बताता हूँ, मैं कई दफा पहले भी बता चुका हूँ। मिलिट्री लेवल पर अगर आप देखें, हैनिबल वो कार्थेजियन अंपायर का शहनशाह था, बादशाह था, जनरल था, जो कि अफ्रीका के ऊपर, जहां पर आज ट्यूनिस, लिबिया वगैरह है, यहाँ थी, और समंदर पार करके मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके ऊपर बह रहा। ऊपर रोमन अंपायर थी। कार्थेजियन अंपायर से, ये स्पेन से बर्फजार पहाड़ों से आकर हैनिबाल ने ऑलमोस्ट रोम खत्म कर दिया था, सिर्फ एक शहर रह गया था। अब वो शहर के बाहर आकर रुक गया, और इतनी देर रुका रहा कि रोम को तैयारी का मौका मिल गया, और कार्थेजियन अंपायर खत्म हो गई, हैनिबाल खत्म हो गया, उसको जहर पीना पड़ गया। उसके बाद आप देखें कि नेपोलियन बोनापार्ट, कितना बड़ा शहनशाह, कितना बड़ा मिलिट्री कमांडर, मास्को पे उसने हमला किया, सख्त सर्दी में गलत फैसला किया, और वहां पर थोड़ी सी फतह भी उसको मिली, लेकिन उसके बाद उसकी वापस जाती जाती फौज इतना मारा रशियन ने, इतना मारा कि इसके चंद हजार लोग वापस पहुंच सके। शायद मैं ये भी ज्यादा बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन इसकी पूरी फौज ही खत्म हो गई। हिटलर ने यही गलती की। तो बात यह है कि बड़े लीडर्स गलती करते हैं, और उसकी वजह यह है कि बड़े लीडर बड़ा फैसला करते हैं, और वही फैसला उनको लीडर बनाता है। और बाज़ औक़ात वो फैसला, उसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं हो पाती। कैलकुलेशन इसलिए ठीक नहीं हो पाती है अब्बास भाई, कि दुनिया के वेरिएबल्स, ह्यूमन लाइफ के वेरिएबल्स इतने ज्यादा हैं, काउंटलेस हैं, कि दुनिया का कोई ब्रेन, कोई कंप्यूटर सबको एनालाइज नहीं कर सकता कि अब क्या होगा।
अब ये होगा, ये वो एक शतरंज की 6 7 8 10 गोटियों से ज्यादा कोई इंसान, कोई ह्यूमन ब्रेन, कोई कंप्यूटर तमाम वेरिएबल्स नहीं काउंट कर सकता कि ये करूंगा तो ये होगा। वो जो चंद एक पॉसिबिलिटीज काउंट करते हैं। पृथ्वी से इसी का आखिरी सवाल, मैं किसी डिबेट को देख रहा था और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट किसी ने उठाया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि हमने दुनिया ने गलती नहीं की सोवियत यूनियन को तोड़ के। उसकी वजह यह है कि उसके बाद से रशिया बिल्कुल अनलीश हो गया है। वो हर जगह हमले भी कर रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील कर रहा है। अगर दुनिया में दो पोल्स ताकत के रहते तो आसान नहीं हो जाता। अब्बास भाई, कोई किसी को तोड़ या कायम नहीं रख सकता जब तक कोई खुद अपने आप को कायम रखने की सलाहियत ना रखता हो। सोवियत, देखिए, जब आइडियोलॉजी खत्म होती है, आइडियोलॉजी से मेरी मुराद है कि जब एक किसी चीज, कोई चीज जिस मकसद के लिए बनी होती है वो खत्म होती है तो वो भी खत्म हो जाती है। आप देखें, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का नाम लेने वाली सबसे बड़ी जमात जमात इस्लामी थी, एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद। लेकिन जैसे जैसे इस्लामी रियासत के क़याम का आइडिया दुनिया में कमजोर होता गया, वो जमात भी कमजोर होती गई। और आइडियोलॉजिकल फ्रंट पर जैसे जैसे उस वो कमजोर होती गई, उसकी जगह नई नई ताकतें, मिलिटेंसी वगैरह भी आई, लेकिन वो नहीं कामयाब हो सके। अब देखें, वो इतनी छोटी जमात है कि इस वक्त उनकी एक सीट है। जी। इसी तरह सोवियत रूस जो कायम हुआ था, अच्छा अब देखिए, जमात इस्लामी की मैंने नाम ले लिया तो मैं आपको ये भी बात हो जाए कि वो भी बेसिकली जब कायम हुई थी सैयद मौदूदी ने, तो बेसिकली इन्हीं के खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ, बेखुदाओं के खिलाफ एक बंद बांधा था। बड़ी कामयाबी से उन्होंने मुस्लिम ममालिक में बांधा। और वो फिर जब तक सोवियत रूस उनके मुकाबले पर रहा तो एक मुकाबले की फिजा में बहुत ऊपर तक गए। जब वो खत्म हो गया तो बेसिकली वो जो पहला टारगेट था उनका वो खत्म हो गया, तो ये भी आइडियोलॉजी में नीचे जाने लगे। सोवियत रूस एक आइडियोलॉजी पर कायम था। आइडियोलॉजी वो इस तरह मरी कि जिन जिन मुल्कों में उन्होंने अपना कम्युनिज्म, स्टालिनिज्म, अब उसको उसको उन्होंने इतनी वैरायटीज उसकी कर दी हैं कि आपको बारीक फर्क के साथ, जिस तरह के मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्पीशीज होती हैं, डार्विन ने ग्लापागोस आइलैंड पर 14-15 किस्म के फिंचेस के और उनके टर्टल्स के उसने स्पीशीज दरियाफ्त कर ली थी कि हर जजीरे पर मुख्तलिफ है, थोड़ी कहीं गर्दन लंबी है, कहीं शैल, इस तरह। उसी तरह कम्युनिज्म की भी इस कदर ब्रांचेस बन चुकी थी, जितने लीडर थे उतनी ब्रांचेस थी। लेकिन 80s में 70s में जब मुख्तलिफ ममालिक से लोग जाकर अपने सबसे मुकद्दस जगह, सबसे नजरियाती जगह मास्को में जाकर देखा करते थे, तो वहां कम्युनिस्ट पार्टी के एलिट्स के लिए सड़कें ही अलग हैं, उनके लिए प्लाजे ही और हैं, उनके लिए रहाइश गाहें ही और हैं। और जो आम वर्कर था वो, उसके लिए थर्ड क्लास कारोबार हैं, थर्ड क्लास जगह हैं, लाइनों में लग के उनको राशन मिल रहा है। तो वो जो बराबरी के नारे पर आए थे, वो बराबरी कायम ही नहीं कर सके, बल्कि बराबरी तो क्या कायम करनी थी, वो कैपिटलिज्म से भी वर्ष निकले। जब वो आइडियोलॉजी ही कोलैप्स कर गई, तो अब उसको कोई कैसे तोड़ सकता था या खड़ा रख सकता था? ये तो मुमकिन ही नहीं था ना, वो आइडियोलॉजी ही कोलैप्स कर गई। कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जिसे आप हाथ रख के खड़ा रख सकें अगर उसमें अपनी कैपेसिटी ना हो। आप देख लें, पूरी दुनिया में हमारे सामने है मिसालें, जो अपने बल पर नहीं खड़ा वो नहीं खड़ा। इसलिए ये जिसने भी कहा है कि उनको कायम रहने देते, मतलब उनका ये होगा कि हम अफगानिस्तान में उससे जी जी मुकाबला ना करते। जी। तो बात यह है कि अफगानिस्तान को कोई पहली जगह थोड़ी थी, अफगानिस्तान को पहली जगह जी थोड़ी थी। कोरिया में हुआ, वियतनाम में हुआ, इवन चाइना में थोड़ी देर के लिए ये मुकाबला हुआ, मिस्र में हुआ, आइडियोलॉजी की सतह पर हर मुल्क में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, मतलब लिबिया से लेकर और पूरी दुनिया में, इवन अमेरिका के अंदर इस वक्त भी देखें वहां पर नए सोशलिज्म के, बल्कि अब तो किताबें छप रही हैं अमेरिकन सोशलिस्ट। तो ये पूरी दुनिया में थे, लेकिन ये मुकाबला तो चल रहा था ना। अब कंटिन्यूस फाइट तो नहीं हो सकती ना, एक वक्त आता है कि एक धड़ा कमजोर हो जाता है, एक ताकतवर हो जाता है। तो कैपिटलिज्म ने अपने आप को एज ए प्रैक्टिकल सिस्टम बनवा लिया कि कोई जितनी मेहनत करेगा उतना कमा लेगा। इसमें ज्यादतियां भी हैं, लेकिन कम्युनिज्म अपने आप को अपने बल पर नहीं बनवा सका। फैसल भाई, बेहद शुक्रिया। हमने इस हिस्से में कोशिश की कि तारीख के तनाजुर में और आइडियोलॉजी के इस मसले को समझ सकें। अगले हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि जो जो गैस का मामला है, रशिया जो गैस सप्लाई करता है, इसमें चाइना कहाँ खड़ा है, यूएस कहाँ खड़ा है, ऑन ग्राउंड वॉर जो बातें हो रही हैं उसमें क्या हो रहा है, हम उस पर बात करेंगे। अब तक आपके वक्त का बेहद शुक्रिया।